पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 7 समझे। ये तो जैसे बहुत इजी क्वेश्चन है रेशियो एनालिसिस का मिला, जिसमें बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 मिला क्या सभी को? पार्ट ए का ही है। पार्ट बी में हम लोगों का उस समय क्या आता था, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, समझ रहे हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम लोग लास्ट डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट बी वाला पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 7 रेशियो का है। मिला क्या? दो ही रेशियो पूछा है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, समझे। मैंने थोड़ा सा अच्छे से करके दिखाओगे। करंट एसेट्स, रुक जाओ भाई, क्या इतना जल्दीबाजी है, बेंच पटक रहे हो। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ये हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले। बोलो। करंट एसेट्स में हम लोगों का डेटर्स आएगा 30,000 का, डेटर्स लिख देंगे 30,000 की है। फिर प्रीपेड एक्सपेंस 2000, प्रीपेड एक्सपेंसेस आएगा 2000 का। स्टॉक 20,000, स्टॉक, हाँ स्टॉक सम्स में लिखा है, स्टॉक ही लिख दे रहे हैं। वैसे वो बता रहा है कि नाम थोड़ा बदल के आता है, आप समझे। पुराना सम्स है ना, तो उस समय वही वर्ड लिख दिया। आपका इन्वेंट्री लिखा रहेगा तो इन्वेंट्रीज लिख दीजिएगा। स्टॉक कितने का है? 20,000। फिर कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, 10,000, कैश एट बैंक कितने का है? 10,000 का। चलो ठीक है। लायबिलिटीज में क्या क्या है? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने का है? 25,000 की। बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 6,000 का। ठीक है, जोड़ दें अगर इसको 30, 20, 50, 10, 60, 62,000। और इधर अगर जोड़े 31,000। ठीक है, बहुत फ्लैट फिगर मिल रहा है। पहला नंबर हमसे पूछा है करंट रेशियो। कभी कभी बहुत इजी सम दे देता है, तुम लोग सिंपली फॉर्मूला याद रखोगे, कर पाओगे, समझे। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट्स हम लोग यहाँ पर निकाले कितने का, 62,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज है 31,000। अगर 31 को 62 से डिवाइड करोगे ना तो 2 बार में कट जाएगा, दिख रहा है। 2/1 आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2:1। और सेकंड नंबर पार्ट में क्या पूछा है, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बोलो। नाम बदल देगा तो याद रहना चाहिए ना, एसिड टेस्ट रेशियो। और एक नाम से जानते हैं क्विक रेशियो, समझे। और इसका फॉर्मूला हम लोग लेते हैं करंट एसेट माइनस स्टॉक, इन्वेंटरीज या स्टॉक, जो भी बोलो, और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है। और एक और बात है, अगर सुन रहे हो तो बता दें, अगर तुम इसको ब्रैकेट में रखोगे तो ये माइनस के जगह प्लस रहेगा, समझे। मैं ब्रैकेट नहीं रखता इसलिए सब माइनस में लिख देता हूँ। डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज माइनस
बैंक ओडी, बैंक ओवर ड्राफ्ट। करेंट एसेट्स आपका है 62 माइनस स्टॉक कितने का है 20 और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस है 2000। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं होता और बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होता है तो वो हमेशा नील लिखा जाता है, ठीक है। करंट लायबिलिटी है 31,000 की, माइनस करोगे बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 6,000। तो ऊपर में आ रहा है 40,000 और नीचे यहाँ आ रहा है हमारा डिवाइड करके 25,000। 8 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा, 3 जीरो तो कट जा रहा है और 8 से करेंगे तो 8 पंजे नहीं, 8 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। तो 8 5 जा 40 और 5 5 जा 25, ठीक है। 8 पंजे 40 और 5 पंजे 25 लिख दिए। अब 8 को 5 से तुम डिवाइड करोगे 1.6 बता रहा है भाई, डिवाइडेड बाय 1 रहेगा तो 1.6:1 लिख दें, ठीक है। नहीं भी काटते डायरेक्ट में डिवाइड कर देते तो वही रिजल्ट आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुने, अच्छा अभी हम क्या करते हैं, आपको कैश फ्लो वाला भी बता देते हैं, उसके बाद आप लोग नोट कीजिएगा, समझ रहे हैं। आगे देखिए कैश फ्लो का सम्स आता है इसी के बाद, क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। अच्छा कैश फ्लो वाले में एक बात पहले मैं बता दूं, अगर ध्यान से मेरा बात सुन रहे हो तो अभी जो तुम लोगों का क्वेश्चन आएगा वो नए वाले हिसाब से आएगा, मतलब नया बैलेंस शीट रहेगा। सुने, नए बैलेंस शीट से भी हम लोग सम्स किए हैं, वो स्टेटमेंट फॉर्म में होता है, पहले लायबिलिटीज रहती है, फिर एसेट्स रहता है, फिर नीचे कुछ नोट्स भी लिखा रहता है। ये तो जैसे हम लोग 2015 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस समय क्या है, इसका जो बैलेंस शीट है ये पुराने फॉर्मेट में दे दिया है। आपको फॉर्मेट सिर्फ नया मिलेगा, एडजस्टमेंट सारे वही है, समझे। और एक दूसरी बात क्या है कि आपको इसमें ध्यान रखना है कि हमारा एडजस्टमेंट कैसे होता है, कौन सी चीजें कहाँ लिखी जाती हैं, वो लिखने वाला तरीका एग्जाम में आपको मिल जाएगा। नया बैलेंस शीट उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी वो बैलेंस शीट देख चुके हो, समझे। यहाँ पर देखोगे बैलेंस शीट जो हमारा दिया है, सबसे पहले ऊपर देखोगे लाइन लिखा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2014, ठीक है। सबसे पहली बात कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमारा बनता है वो 3 पार्ट में बनता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर हम लोग सबको जोड़कर आगे का कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन इस सम्स में हम लोगों को पूरा एक कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना नहीं है। लाइन को फिर से देखिए, फर्स्ट वाला लाइन क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब तुमको तीनों पार्ट नहीं बनाना है, कंप्लीट सम्स नहीं करना है, सिर्फ क्या निकालना है, फर्स्ट वाला पार्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, समझे। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए ये क्वेश्चन दिया, और ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आता है, 6 नंबर का पूरा है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ किसके ऊपर फोकस करेंगे, ऑपरेटिंग वाले पार्ट के ऊपर। पहले मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9 ही है, थोड़ा इसमें नंबरिंग क्लियर नहीं किया है। हम लोग हेडिंग देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं, देंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ रहे हैं, जितना पूछेगा उतना ही करेंगे। एक्टिविटीज पार्टिकुलर और 2 रुपीस का कॉलम, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट कहाँ से होता है बताएगा कोई, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, और नेट प्रॉफिट कहाँ मिलेगा आपको बता रहा हूँ मैं, सुनो। प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे, लायबिलिटी साइड में देखोगे, लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल है, फिर जनरल रिजर्व है, देखा, फिर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस,
प्रॉफिट एंड लॉस आपका पहले 7,000 का था, अब हो गया कितने का? 6,200 का। 800 रुपया घटा। जब बढ़ता ना तो हम लोग बोलते हैं इतना और प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहाँ तो मेरा घटा है, मतलब इस साल हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। समझ रहे हैं? जब प्रॉफिट का फंड बढ़ता तब ना बोलते कि इतना और प्रॉफिट हुआ। यहाँ तो प्रॉफिट का फंड घटा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ है, इस साल लॉस हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन फिगर को ब्रैकेट में दिखाएंगे। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। 6,200 हो गया, ऐसे लिखते हैं 7,000 माइनस 6,200। सर 72 से कितना है? 72 से 7,200 है। नहीं सर 7,000 7,000 ही है। होल्ड करो, होल्ड करो। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें तो प्रॉफिट एंड लॉस में 2013 में 7,000 ही दिया है। मेरा भी 7,200 दिया होगा। हाँ मेरा भी। 7,200। वो एक्चुअली क्या है कि जो बुक है ना, वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया है। जैसे हमारे पास दूसरा बुक है, आपके पास दूसरा बुक है, उसमें एक फिगर बता दे रहे हैं, देखोगे, क्योंकि अगर 200 रुपया वो कहीं ज्यादा दिखाया है तो उसको कहीं 200 रुपया कम भी दिखाना पड़ेगा, समझे? एक बार देखोगे प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट कितना दिया है? 11,200। ओके, 20,200 और 11,200 के बाद क्रेडिटर्स कितना दिया है? 28,400। 28,400। 36,400। हाँ, तुम्हारा जो फिगर है ना वो ज्यादा सही है। हम लोगों के पास जो फिगर है वो गलत है। कैसे गलत है देखो, हाँ करेक्ट बता रहा है वो लोग। हम लोगों के जो बुक में सम्स में जो फिगर दिया है ना, 2-3 लोगों को के पास और यही वाला बुक है, इसमें 200 रुपए का फिगर हम लोगों के बुक में गलत प्रिंट किया। कैसे गलत प्रिंट किया, कैसे पकड़ में आएगा देखोगे तुम। जब टोटल कर रहे हैं, जैसे लायबिलिटी साइड है उसका सारा टोटल तो मैच करना चाहिए ना। तुम देखोगे टोटल में हम लोगों के बुक में कितना दिया पता है? 1,74,800 दिया ना, 1,74,800 टोटल में है। लेकिन जब तुम ऊपर का अमाउंट मैच करोगे तो तुमको एक जगह दिखेगा 400, एक जगह दिखेगा 200, तो 600 ही हो रहा है ना, होना चाहिए 800। तो इसका मतलब 200 रुपये और कम हम लोगों के ही सम्स में दिया है, ठीक है? उन लोगों का सम सही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस 7,000 नहीं 7,200 लेके करेंगे। वो वाला फिगर जो आपका है वो सही है, ठीक है? 7,200 लेके करेंगे। ओके, तो 7,200 था पिछले साल में, 13 में, और 14 में कितना हो गया? 6,200। तब तो 1,000 से घटा ना। ओके, पहले करने दीजिएगा हमको, जल्दीबाजी करके करोगे नहीं। 7,200 से हो गया 6,200, ठीक है? तब तो हमको ये क्वेश्चन जब देना होगा ऑन फ्रंट में तो हमको करेक्ट वाला क्वेश्चन देना होगा। तो कितने का डिफरेंस हो रहा है? 1,000 का। और ध्यान रखना ये 1,000 बढ़ा नहीं है, 1,000 घटा है। 1,000 जब घटता है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वो तुम्हारा प्रॉफिट नहीं है, वो तुम्हारा लॉस है। इसलिए उस लॉस को हम किस में रखते हैं? ब्रैकेट में, दिख रहा है? और एक दूसरी बात है, कहीं कहीं पर ना कुछ लोग ऐसे करके लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग में से क्लोजिंग लेस करके दिखाकर तब यहाँ पर लिखते हैं, समझ रहे हो? तो भी वो तुम माइनस करके लिखोगे तो 1,000 ही आएगा। मतलब ये जो मेरा लिखने का तरीका है ना, हम एक लाइन में लिख दिए, कहीं कहीं पर देखोगे यही चीज 2 लाइन में लिखा रहेगा, उसमें डाउट में आओगे नहीं, ठीक है? आगे देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग कुछ आइटम ऐड करते हैं। ऐड में हम लोग, ऐड वाला आइटम आपको याद रखना पड़ेगा। एक आइटम लेते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व, उसके बाद हम लोग लेते हैं गुडविल रिटेन ऑफ,
आपको देखना पड़ेगा रिजर्व। रिजर्व में देखो कितना कितना फिगर है, पहले 8,000 था दिखा, और अब इस साल कितना हो गया 12,000, 4,000 बढ़ा। तो जितना बढ़ा उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि रिजर्व में हम लोग उतना ट्रांसफर किए। तो रिजर्व में जो ट्रांसफर हुआ है वो कितने का हुआ है 4,000 का, 8,000 से 12,000 हो गया। और गुडविल रिटर्न ऑफ कैसे निकालते हैं, आप एसेट साइड में देखिए गुडविल दिया हुआ है दिखा। गुडविल का बैलेंस पहले कितना था 20,000, अब कितना हो गया 16,000, कितने से घटा 4,000 से। तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ, या इसका एक और नाम है वो भी याद रखोगे, कहीं कहीं पर लिखा रहता है गुडविल एमोर्टाइज्ड, गुडविल एमोर्टाइज्ड, वो भी सेम चीज है, यहीं पे रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह भी आता है। तो बिल्डिंग का वैल्यू 76,000 पहले था, अब हो गया कितना 96,000, तो ये तो बढ़ा है। अगर एसेट्स वगैरह घटता है तो हम लोग सोचते हैं कि उस पर डेप्रिसिएशन हुआ होगा, वो भी यहाँ पर आता है। और एक आइटम और है तुमको लायबिलिटी साइड में मिलेगा, प्रोपोज डिविडेंड दिखा। प्रोपोज डिविडेंड का आपको एडजस्टमेंट क्या बताए थे कि पिछले साल का जो दिया रहता है उसका पेमेंट होता है, और इस साल का जो बैलेंस रहता है इस साल का वो पीएल के साथ एडजस्ट होता है। इस साल का बैलेंस कितना दिया हुआ है 20,200 दिखा प्रपोज डिविडेंड। तो इस साल का बैलेंस पीएल के साथ एडजस्ट होगा, प्रपोज डिविडेंड कितने का 20,200। बस इतना आइटम आपका ऐड का है। कितना आ रहा है टोटल 28,200, ये जोड़ कर ले गए बाहर, और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो एडजस्ट होकर कितना आएगा 27,200। ये जो फिगर आता है ना इसको हम लोग नाम देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें एडजस्टमेंट शुरू होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। हाँ, ऐड क्या होता है इसमें से पता है, डिक्रीजमेंट इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीजमेंट इन करंट लायबिलिटीज। याद आया? आपको एक बार फॉर्मेट तो याद रखना पड़ेगा ना, जिससे स्टेप आपको लेने में सुविधा हो। ऐसे थोड़े कोई भी आइटम उठा के ऐड कर देंगे। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो दिमाग में होना चाहिए, वो रहेगा तो आपका दिमाग बोलेगा कि नेट प्रॉफिट में हमको ये सब आइटम ऐड करना है, ये सब आइटम लेस करना है, तब हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्रीजमेंट इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीजमेंट इन करंट लायबिलिटीज ऐड होगा, और इसका रिवर्स वाला पार्ट लेस होगा। अब तुम देखो एक बार, तुम्हारे पास स्टॉक है, स्टॉक पहले कितना था 34,000, अब हो गया है 31,200 दिखा। स्टॉक लिखना नहीं चाहिए, कंपनी के केस में इन्वेंटरीज ही होता है। तो ये घटा है ना भाई, कितने से घटा है, ये आपका घटा है 2,800 से दिखा। 2,800 यहाँ पर ले रहे हैं, 34 था पहले और अब कितना हो गया 31,200। माइनस करके देख लीजिए कितने से घटा। और डेटर्स देखोगे, जिसको रिसीवेबल बोलते हैं आप, तो डेटर्स तुम्हारा बढ़ा है तो वो यहाँ पर लेंगे नहीं। लायबिलिटी साइड में देखो क्रेडिटर्स है दिखा, क्रेडिटर्स आपका बढ़ा है ना। क्रेडिटर्स को हम लोग ट्रेड पेबल के नाम से लिखते हैं। तो क्रेडिटर्स आपका कितने से बढ़ा है 28,400 से 36,400 हो गया ना। 8,000 से बढ़ा, तो ये दोनों आइटम आपका ऐड में चला जाएगा। 10,800 जोड़ दीजिए, 27 और 10 37, और ये 38,000 होगा। मैं जोड़ कर लिखता हूँ, तुम लोग जोड़ते नहीं हो, अगर कैलकुलेशन करंट होगा तो
सही बात नहीं है ना? तुम लोगों को भी कैलकुलेशन जोड़ घटा के चेक करते रहना चाहिए। और अब हम लोग इसका रिवर्स वाला पार्ट लेंगे। तो रिवर्स वाले पार्ट में हम लोग लेते हैं क्या? लेस। सुनोगे? इसका ठीक रिवर्स, मतलब इंक्रीजमेंट इन करंट एसेट एंड डिक्रीजमेंट इन करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स में एक डेटर बढ़ा था हमारा, डेटर्स को हम लोग क्या बोलकर लिखते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। कितने से बढ़ा है? 30,000 से 43,200 हो गया। 13,200 हुआ है। 13,200 हुआ है। और सुनो, 43,200 हो गया, दिखा देते हैं। पहले था कितना? 30,000। इसमें हमारा एक ही आइटम मिल रहा है। जैसे इंक्रीजमेंट इन करंट एसेट्स का एक ही आइटम है और डिक्रीजमेंट इन करंट लायबिलिटीज में कुछ भी नहीं है। देख लो, एक लायबिलिटी था जो ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, देखा? तो बस यही आइटम एक हम लोग इसमें क्या करेंगे? लेस करेंगे। अब माइनस करके बताइए कितना आ रहा है? $24,800। 24,800 सही है। इसमें एक और आइटम लेस होता है, पेमेंट ऑफ टैक्स, जो कि हमारे सम्स में दिया हुआ नहीं है। जब नहीं है तो डैश कर दिए, मतलब यही आ जाएगा 24,800। और इसी को हम लोग नाम दे देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पेमेंट ऑफ टैक्स को ही सब कैश फ्लो बोलते हैं। वो सम्स में रहता तो हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं, नहीं है तो छोड़ दिए, समझ रहे हैं? लेकिन आपको पूरी चीज क्या है? माइंड में रखनी होती है। हर सम्स में पूरा चीज तो नहीं रहता, लेकिन पूरा चीज दिमाग में तो रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी सम्स में ये आइटम दिया, किसी ने नहीं दिया। ये वाले सम्स में पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं था। आप कोई दूसरा सम्स आपको इस बार एग्जाम में मिलेगा, उसमें पेमेंट ऑफ टैक्स रहेगा, तो आपको याद तो होना चाहिए कि वो यहाँ पर क्या किया जाता है? लेस किया। समझे? अभी आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद तब हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है? थैंक यू।